हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ई लर्निंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ई लर्निंग में कौन कौन सी, जैसे अब हमारे देश में डिजिटलाइजेशन अच्छा खासा हो गया, यानी ऑनलाइन एजुकेशन को अच्छा खासा प्रमोट किया जा रहा है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में, ई लर्निंग में कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए जा सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारे देश की बात किया जाए तो हमारे देश में यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी बेसिक प्रिंसिपल है, उसमें से एक चीज है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर की समता सभी को प्राप्त है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी एथनिक ग्रुप का हो, किसी भी जेंडर का हो, या कि किसी भी स्थान क्षेत्र से संबंध रखता हो, वो इंडियन सिटीजन हो, तो उसे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी अवसर की समता मिलेगी। चाहे वो रोजगार में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हर जगह उसे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन हम अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां इक्वालिटी नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, वहां अमीर और गरीब के बीच बहुत ज्यादा भेदभाव है, जो खाई बहुत बड़ी है। एक तरीके से हमारे देश में दो देश रहते हैं, एक तो इंडिया और दूसरा भारत, यानी शहरों के लिए है इंडिया और गांव के लिए भारत। तो एक दोनों के बीच अलग ही बहुत बड़ी खाई है। इसको पार्टनर यानी इसे गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं इस इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए। लाइक 2009 में राइट टू एजुकेशन, यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार को फंडामेंटल राइट बनाया 2009 में। राइट टू एजुकेशन में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, एक तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी और अनिवार्य रूप से कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इट मीन्स कि आपको स्कूल भेजना बच्चों को जरूरी है, शिक्षा देना जरूरी है 5 से 14 साल के बच्चों के लिए, 5 to 14 ईयर के बच्चों के लिए। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए भी प्रोविजन किया गया है, यानी इस बार हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई और उसमें 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए भी प्रोविजन किया गया कि भाई उनके लिए बाल वाटिका होगी, उनके लिए प्ले स्कूल रहेगा, आंगनबाड़ी रहेगी। तो इस तरीके से बच्चों का, ताकि छोटी उम्र से उनके जो लर्निंग आउटकम है उसे इंप्रूव किया जा सके, क्योंकि 3 से 5 साल तक की जो एज होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन के ऊपर काम किया। हालांकि इसके ऊपर और ज्यादा काम किया जा सकता है, लाइक राइट टू एजुकेशन को एक्सपांड किया जा सकता है, उसे इस प्रकार की राइट टू इंटरनेट एक्सेस, यानी राइट टू एजुकेशन में राइट टू इंटरनेट एक्सेस भी इंपॉर्टेंट है, कि आपका इंटरनेट तक पहुंच, यानी इंटरनेट तक आपका की पहुंच होनी चाहिए, आप उसे एक्सेस कर सको, इस चीज का भी अधिकार होना चाहिए स्टूडेंट के पास। क्योंकि अब हमारा देश डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है, डिजिटल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और कोरोना टाइम चल रहा है जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन ही आगे बढ़ रही है। और अब गवर्नमेंट का यही है कि अब वो आगे आने वाले टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करेगा। बहुत सारे साइट्स बन चुके हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे टीचर्स आ चुके हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। तो अब यहां पर गवर्नमेंट को कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को एक्सपेंड किया जाए एंड वहां पर राइट टू इंटरनेट एक्सेस को भी जोड़ा जाए, तो ये किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी कमी है। अब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होने वाली कमी जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते। तो सबसे पहले कमी तो टीचर ही है, कि स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल की हम बात करें, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर उपस्थित नहीं होता, टीचर की हमेशा एब्सेंसी रहती, या कि वो उपस्थित हुआ है तो वो क्या दूसरे कामों में बिजी रहेगा, लाइक वो बात करने में बिजी है, सोशल साइट्स में बिजी है, लाइक फेसबुक में बिजी है, व्हाट्सएप में बिजी है, टिकटॉक तो अब बैन हो गया है, या कि फिर इंस्टाग्राम में है, यूट्यूब में है, तो बहुत सारी चीजों में बिजी रहता है, जिसके कारण स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम इंप्रूव नहीं हो पाती। फर्स्ट। सेकंड, अगर बात करें तो हमारे जो देश में जो टीचर का अभाव है, एक टाइप से टीचर की उतनी ज्यादा उपस्थिति नहीं है, क्योंकि अधिकांशतः देखा गया 3-4 क्लास के बच्चों को ही एक साथ पढ़ाया जाता है, एक टीचर द्वारा 3-4 क्लास बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो सीधा उसका रीजन है कि भाई टीचर का अभाव है, जिसके कारण ऐसा किया जाता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो टीचर की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में टीचर को बेसिक डिजिटल लिटरेसी ज्यादा आती नहीं है।
क्योंकि बेसिक डिजिटल लिटरेसी अगर आपको नहीं आ रही तो इट मीन्स डिजिटलाइजेशन के युग में आप किस प्रकार से सरवाइव कर सकोगे। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, डिजिटल इंडिया के उसमें आपको बेसिक डिजिटल लिटरेसी तो आनी ही चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही अब क्या हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। तो आपको एटलीस्ट प्रेजेंटेशन देते आना चाहिए, आपको प्रोजेक्टर में किस प्रकार का काम करना है वो आना चाहिए, आपको पीपीटी किस प्रकार की बनानी है उसे पता होना चाहिए। तो ये सारी जो नॉर्मल चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। पीडीएफ किस प्रकार ओपन करना है, किस प्रकार से मोबाइल से उसे कनेक्ट करना है, तो ये सारी चीजें टीचर्स को आनी चाहिए। हालांकि इसके लिए ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। और गवर्नमेंट का एक पोर्टल भी दीक्षा पोर्टल के जरिए वहां पर टीचर्स जाकर के अलग अलग सिलेबस को देख सकते हैं, किस प्रकार से क्या क्या चीजें वहां पे है ऐड की गई। तो उसके थ्रू भी टीचर्स अपने आप को टेक्निकल रूप से तैयार कर सकते हैं। टीचर के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा अभाव है। जो आधारभूत संरचना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसका बहुत ज्यादा अभाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, जैसे स्कूल की बात कर लेते हैं, तो स्कूल में कई स्कूल में तो ये देखा गया कि टेबल ही नहीं है, यानी बेंचेस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, चेयर नहीं है। क्योंकि अधिकांश ये देखा गया कि टाट पट्टी में बैठ रहे हैं, दरी में बैठ रहे हैं बच्चे, अंडर द ट्री बैठ के पढ़ रहे हैं, कि वही पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अधिकांश हमने देखा है कि टीचर का क्या होता है, अधिकांश देखा है कि भाई स्कूल में टॉयलेट्स नहीं, क्योंकि टॉयलेट्स अगर नहीं होंगे देन आप जेंडर पैरिटी को कैसे आप इंश्योर कर सकोगे, जेंडर इक्वालिटी को आप कैसे इंश्योर कर सकोगे, आप गर्ल्स का एनरोलमेंट कैसे ज्यादा बढ़ा सकोगे। तो इंपॉर्टेंट है कि टॉयलेट्स होना चाहिए, सैनिटेशन की अच्छी खासी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि भाई अब कोरोना के टाइम पे तो सैनिटेशन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि साफ सफाई होगी तभी आप कोरोना को हरा सकते हो, आप अपने स्कूल में हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो सैनिटेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो स्कूल उतनी अच्छी नहीं है, उनका मेंटेनेंस बहुत अच्छे से नहीं किया गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारे यहाँ अच्छा खासा अभाव है। इसके अलावा और अगर बात करें हम, तो कई एनजीओ की रिपोर्ट जैसे आती है, चूंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा वीक है, हमारे स्कूल में इतनी ज्यादा कमियां हैं स्कूल एजुकेशन में, तो इसी कारण कई एनजीओ की रिपोर्ट आती है जिसमें ये कहा जाता है भाई 5th क्लास के बच्चे से बुक पढ़ते नहीं आ रही है, 8th क्लास के बच्चे से वो 6th क्लास की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो कई सारी की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो ये हो गए, तो इन सब चीजों को एड्रेस करना जरूरी है। हालांकि बहुत सारी स्कूल एजुकेशन में और बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उसे हम कभी और डिस्कस करेंगे। आज हमारे डिस्कशन का जो मेन पॉइंट है वो ई लर्निंग के बारे में, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आज हम मेनली डिस्कस करेंगे। अब क्या कोरोना के कारण क्या हुआ, स्कूल को बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया गया। हालांकि अनलॉक की प्रोसेस चल रही है और उसमें बहुत सारे स्कूल्स खुल रही है, लाइक 9 to 12th क्लास के बच्चे कुछ गाइडलाइंस के तहत अब वो जा रहे हैं स्कूल में। लेकिन उसके बावजूद अब गवर्नमेंट क्या करी, बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन पर फोकस करी, डिजिटल इंडिया पर फोकस कर रही है, एक तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। बहुत सारा सीबीएसई का भी एक तरीके से सीबीएसई ने भी गाइडलाइंस जारी की, एनसीईआरटी ने गाइडलाइंस जारी की, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की गई कि जिसके तहत वो किस प्रकार से एजुकेशन को एक्सेस कर सकती है, लोग जो है वो किस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई, साइट्स आ गई है, बहुत सारे यूट्यूबर आ चुके हैं जो काम कर रहे हैं उसके लिए। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ऑनलाइन एजुकेशन में, क्योंकि सब अच्छा चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद ऑनलाइन एजुकेशन में प्रॉब्लम तो है। लाइक 3 मेन चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। पहला तो अगर देखा जाए तो जो पहला चैलेंज अगर देखें तो सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन से इनइक्वालिटीज बढ़ेगी, असमानताएं बढ़ेगी। और जो दूसरा है वो टीचिंग मेथड, ऑनलाइन एजुकेशन से टीचिंग मेथड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड थर्ड इज कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन को ही बहुत ज्यादा प्रमोट करेगी, वो ऑफलाइन क्लासेस को उतना ज्यादा प्रमोट नहीं करेगी, ऑनलाइन क्लासेस को ही अच्छा खासा प्रमोट करेगी। तो ये 3 कंसर्न है, ये 3 चैलेंज है, इसके बारे में एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटीज की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तहत देखते हैं कि अगर कोई डिजास्टर आता है, डिजास्टर इट मीन्स कोई आपदा आती है, लाइक अगर फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर सुनामी आ गई, ड्रॉट आ गया, किसी प्रकार का ह्यूमन मेड या कि मैन मेड डिजास्टर है या फिर नेचुरल डिजास्टर है,
किसी प्रकार का डिजास्टर आता है तो उसमें सबसे ज्यादा किसे प्रभावित करते हैं? वो जो डिजास्टर है वो अमीर को प्रभावित करता है कि गरीब को प्रभावित करता है? अमीर को प्रभावित करता है। लेकिन अमीर के पास चूंकि रिसोर्सेस होते हैं, उसके पास संसाधन होते हैं, उसके पास पैसे होते हैं, तो वो सरवाइव कर जाता है। लेकिन अगर गरीब की बात की जाए, अगर कुछ डिजास्टर आए, लाइक अगर भूकंप आए तो उसका घर ही पूरा तबाह हो गया, या कि बाढ़ आई तो पूरा घर ही उसका उजड़ गया, तो एक तरीके से गरीब का तो सब कुछ उजड़ जाता है। तो अगर देखा जाए तो इनइक्वालिटीज तो है ना अमीर और गरीब के बीच। और एग्जांपल देखते हैं, लाइक दिल्ली का पॉल्यूशन। दिल्ली में अगर पॉल्यूशन का रेट अगर हाई होता है तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर देखा जाता है? अमीर के ऊपर कि गरीब के ऊपर? दिल्ली में अगर पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा गरीब के ऊपर देखा जाता है, क्योंकि अगर अमीर है, उसके पास रिसोर्सेस है, वो क्या करेगा, अपने घर में कोई एयर रिफाइनरी कर लेगा ताकि हवा को शुद्ध किया जा सके। वो घर में ही बैठ के काम कर सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं कि वो घर में बैठ के पूरी मीटिंग अटेंड कर सकता है, पूरे आईटी के काम कर सकता है, बिजनेसमैन है तो वो काम कर सकता है, तो वो घर में बैठे काम कर सकता है, उसका चल जाएगा। एसी रहेगी तो अच्छा खासा रहेगा उसका। लेकिन वहीं अगर बात की जाए गरीब की, तो गरीब के लिए तो प्रॉब्लम है ना, गरीब के पास पैसे नहीं, गरीब के पास रिसोर्स नहीं, भाई उसे घर के बाहर जाके 2 वक्त की रोटी के लिए काम तो करना पड़ेगा। और यही कारण है कि भाई अगर गरीब में कोई अस्थमा का पेशेंट है देन उसकी तो जान के ऊपर भी आ जाएगी। तो क्या है कि यहां भी अमीर और गरीब के बीच भेदभाव है। थर्ड अब एग्जांपल और इसको और क्लियर करेगा, लाइक कोविड-19 के बाद जो माइग्रेशन हुआ था, लाइक कोविड-19 के बाद जो मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, सूरत हो गया, पुणे हो गया, जो बड़े बड़े सिटीज थे, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, कोलकाता, तो यहां से क्या हुआ, बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ। यहां से जो लेबर गए थे काम करने, जो इन सिटीज में गए थे, वो सब लेबर धीरे धीरे अपने अपने घर में वापस आने लगे, सब माइग्रेट करने लगे। तो अब जो ये माइग्रेशन हुआ, ये जो माइग्रेंट वर्कर थे तो इनके बच्चे भी तो रहे होंगे। अब इनके बच्चों की एजुकेशन के ऊपर तो अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा ना, क्योंकि भाई अगर देखा जाए कोई अगर मुंबई में है देन वो महाराष्ट्र बोर्ड के तहत वो पढ़ रहा है, देन वो अगर एमपी में आता है देन उसे एमपी बोर्ड की तरह काम करना पड़ेगा, एमपी बोर्ड के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो बोर्ड का डिफरेंस, तो उसके एजुकेशन में थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए तो वो एजुकेशन, उनका एडमिशन ही नहीं हो पाया बहुत सारे बच्चों का, या कि एडमिशन हुआ तो उनके पास वो रिसोर्स ही नहीं है भाई। चूंकि अभी क्या गवर्नमेंट ऑनलाइन एजुकेशन पर अच्छा खासा फोकस कर रही है, तो उनके पास मोबाइल ही नहीं है। और अगर बाई चांस मोबाइल भी है तो एक मोबाइल है, और अगर उस घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो वो एक मोबाइल को एक टाइम पे कैसे लोग देख सकते हैं अगर क्लासेस हो रही है? ये भी एक कंसर्न है। और दूसरा ये है कि भाई जो बच्चे हैं उन्हें इतना ज्यादा नॉलेज होता नहीं, लाइक प्राइमरी क्लास के बच्चों को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, और इवन हमारे यहाँ तो मिडिल क्लास के बच्चों को भी ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। डिजिटल लिटरेसी बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक डिजिटल लिटरेसी के नाम पे हमारे देश में यही 15 साल से 29 साल तक के बच्चों में 40% बेसिक डिजिटल लिटरेसी है। तो आखिर यहाँ पे बेसिक डिजिटल लिटरेसी कम है। और अगर प्राइमरी स्कूल की बात की जाए तो वहां तो बहुत ही कम है, यानी पेरेंट्स की गाइडेंस के तहत ही वो काम कर सकते हैं। अब भाई पेरेंट्स में अगर जो लेबर है, जो माइग्रेंट वर्कर है, उन्हें कितना पता होगा मोबाइल के बारे में? कुछ नहीं। तो एक तरीके से उनकी पढ़ाई के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। तो ये जो माइग्रेंट वर्कर के बच्चों की एजुकेशन के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है, उसके ऊपर सोशल मीडिया का कोई भी ध्यान गया ही नहीं, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। अब कोई भी जो रिफॉर्म्स होता है, कोई भी अगर रिफॉर्म गवर्नमेंट करती है तो एक दिन में तो होता नहीं। लाइक एलपीजी रिफॉर्म की अगर बात की जाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो कोई एक दिन में तो आया नहीं, बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी और 1990 में हुआ। इसी प्रकार राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कोई एक दिन में तो आया नहीं, बहुत समय से मांग चल रही थी जब से देश आजाद हुआ था। और कब हुआ? 2009 में हुआ कि राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन का मॉडल है ना, वो बहुत पुराना है, यानी बहुत धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस हुई है। तो अभी कहीं ये कोविड-19 के कारण ऐसी कंडीशन ना हो कि जो हमने जितनी अचीवमेंट हासिल की है एजुकेशन के मामले में, वो सब धरी की धरी रह जाए, वो सब क्लियर हो जाए। तो यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य है। इसके अलावा अगर कुछ चैलेंजेस की बात कर ली जाए, जैसे इनइक्वालिटीज की तो हमने बात कर ली। अब गवर्नमेंट इस पे
क्या कहती है, गवर्नमेंट का कहना है कि भैया ठीक है, इनइक्वालिटीज है, असमानता है, तो हम इसे दूर करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। लाइक गवर्नमेंट का कहना है कि ठीक है भाई, अब जैसे अगर इंटरनेट के एक्सेस वाली बात कर लेते, तो जैसे जिनके पेरेंट्स हैं जो सेमी लिटरेट है या कि लिटरेट है, वो क्या अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई जो सेमी लिटरेट है या कि लिटरेट पर्सन है वो पढ़े कितना है, क्योंकि ऑन डॉक्यूमेंट्स वो तो पढ़े हैं, एजुकेटेड है, लेकिन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो कितने पढ़े हैं, उनको भी पास ज्यादा नॉलेज है नहीं, तो किस प्रकार से वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पहला। दूसरा जो है, कम्युनिटी लेवल में क्या किया जाए, कम्युनिटी लेवल में मोबाइल प्रोवाइड किया जाए या कि कुछ इंटरनेट टूल, कोई डिजिटल टूल और उन्हें दिया जाए। लाइक कम्युनिटी लेवल इट मीन्स कि अगर गांव है वहां 5-6 घर के बीच में एक मोबाइल दे दिया जाए और एक उसका पुल बनाया जाए, मोबाइल का पुल, और उसके तहत यानी डिजिटल पुल बनाया जाए और उसके तहत सब लोग मिलकर उसकी पढ़ाई करें। लेकिन अब जो भी रूरल इंडिया को जानता है उसे पता है ये चीज सक्सेस नहीं होने वाली, कि भाई एक तो 5-6 घर में आप एक मोबाइल दे रहे हो, कैसे हो सकता है। तो एक तरीके से यहां भी होगा कि इनइक्वालिटीज ज्यादा ही बढ़ेगी, बिकॉज भाई जिसके पास रिसोर्सेस होगा वो तो एजुकेशन को एक्सेस कर लेगा, लेकिन जिसके पास रिसोर्सेस होगा ही नहीं वो कैसे एजुकेशन को एक्सेस कर पाएगा। और दूसरा, अगर आपने उसे मोबाइल भी प्रोवाइड कर दी, देन उसके पास पैसा नहीं है, वो इंटरनेट की एक्सेस कैसे कर पाएगा, वो इंटरनेट डलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, ब्रॉडबैंड के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस का और भी एक है कि भाई वीडियो अगर नेटवर्क ही अच्छा ना रहे, अगर वीडियो लाइव अगर आप पढ़ा रहे हो या कि देख रहे हो और उसमें नेटवर्क ही अगर वीक है, वीडियो की जो लाइव स्ट्रीमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग अच्छे से नहीं हो रही है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है ना। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चैलेंजेस है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो जो सेकंड था टीचिंग मेथड के बारे में बात करें। लाइक ऑफलाइन जो पढ़ते हैं उसमें इंटरेक्शन अच्छा खासा होता है। लाइक अगर अभी हम देख लें, ऑनलाइन अभी हम पढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से जो मुझे सुन रहा है वो अगर उसे कोई प्रॉब्लम है देन वो मुझसे किस प्रकार से पूछे, उससे कोई डाउट है तो वो कमेंट्स करेगा, और कमेंट्स में अगर मैं जवाब दे पा रहा हूं तो दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं तो नहीं दे रहा हूं। और अगर मैंने जवाब दिया और उस कमेंट्स और वो मेरे जवाब से वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो बार बार तो वो नहीं पूछ सकता ना, उसे भी हेजिटेशन लगेगा। लेकिन वहीं अगर सामने वाला है यानी ऑफलाइन अगर पढ़ रहा है, क्लासेस के थ्रू पढ़ रहा है, तो डायरेक्ट पूछेगा और मैक्सिमम चांस रहेंगे कि उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा और अगर बात किया जाए तो एक क्यूरियोसिटी, जो स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी होती है ना, क्यूरियोसिटी बढ़ा सकता है ऑफलाइन यानी जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। और चूंकि साइंस और मैथ के स्टूडेंट के लिए तो जरूरी होता है कि ऑफलाइन क्लासेस हो, ऑनलाइन क्लासेस ना हो, क्योंकि वहां पे क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए जरूरी है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच अच्छा खासा इंटरेक्शन हो। इसके अलावा और अगर बात की जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट, अगर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो उसे स्कूल एजुकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऑनलाइन एजुकेशन उसे दी जाती है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट इट मीन्स कि वो अब बच्चा मोबाइल देख के पढ़ रहा है तो वो क्या मोबाइल से कितनी चीजें सीखेगा। अब जब वो स्कूल में पढ़ता है तो अपने साथियों के साथ पढ़ता है, तो एक तो उसके अंदर कॉम्पिटेटिवनेस की भावना आती, प्रतिस्पर्धा की भावना आती। दूसरा, चूंकि वो स्कूल में रहता है तो बच्चों के साथ वो खेलता है, कूदता है, कुछ अदर एक्टिविटीज में लगता है, तो उसका क्या ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। लेकिन वही घर में बैठकर वो एजुकेशन को एक्सेस करने लग जाए, मोबाइल में एक्सेस करने लग जाए या अदर डिजिटल टूल में करने लग जाए, तो क्या होगा, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो टीचर में जो प्रवृत्ति होती, टीचर कोई इनोवेटिव तरीका नहीं अपना पाते। टीचर क्या होगा, टीचर हमारे यहाँ जो टीचर की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है कि ज्यादा से ज्यादा वो रट्टाफिकेशन करे, बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं अपनाता है, यानी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर वो ज्यादा फोकस नहीं करते। वो किसके ऊपर, रट्टाफिकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, भाई ऐसी चीजें आप याद दिलवा दो तो वो अपना काम चला सके। तो ये हो गया, तो इन सब चीजों को दूर करना है। या कि इसके अलावा और अगर बात की जाए तो टीचर का अगर ऑनलाइन एजुकेशन से और भी बहुत सारे लॉसेस है कि इंटरेक्शन के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, और ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, बहुत सारी ऐसी लोग यानी मार्क्स को ही इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे, यानी क्या कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करेंगे। टीचर का ये काम रहेगा कि ये ट्रिक बता दो, वो ट्रिक बता दो, जिसके तहत बच्चा मार्क्स लेकर आ जाए, बच्चा पास हो जाए। और पेरेंट्स की भी यही होती कि अगर बच्चा 95-99% ला रहा है इट मीन्स पेरेंट खुश है।
लेकिन अगर बच्चा सिर्फ कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है बट उसके परसेंट नहीं आ रहे तो उसके पेरेंट्स खुश नहीं होंगे। तो हमारे जो देश का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें थोड़ा चेंजेस लाने की जरूरत है। तो ये हो गया। अब जो ऑनलाइन एजुकेशन में, चलो सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी मीडियम है, जो 9 to 12 तक के बच्चे, वो चलो कुछ कर भी सकते हैं कि ठीक है हो गया, वो फोकस होकर पढ़ भी सकते हैं क्योंकि उन्हें अपने कैरियर के बारे में मालूम है। लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है या कि लोअर प्राइमरी एजुकेशन है, वहां पर तो मोबाइल से तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लिए क्या होगा, इसके लिए पेरेंट्स की गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जिस प्रकार से हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारे यहाँ जो पेरेंट्स है ज्यादातर अशिक्षित है, ज्यादा लिटरेट है नहीं, और जो लिटरेट है वो भी पेपर में लिटरेट है, ऑन डॉक्यूमेंट्स लिटरेट है, वो ज्यादा लिटरेट नहीं है। तो एक ये भी प्रॉब्लम रहेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन में ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, टीचिंग के मेथड में थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। और अब इसके अलावा और अगर हम बात कर लें तो जैसे गवर्नमेंट है कि ऑनलाइन एजुकेशन को ही बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो गवर्नमेंट के लिए ये है कि भाई वो ऑनलाइन एजुकेशन को फोकस करे, लेकिन वो सप्लीमेंट के तहत करे, एक अल्टरनेटिव के तहत करे, और भी वो मेथड्स को अपनाए ताकि एजुकेशन को और भी ज्यादा अच्छे से बनाया जा सके और भी अच्छा एक्सेसिबल बनाया जा सके। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन पर फोकस करेगी तो फिर वहां पे हो नहीं पाएगा, क्योंकि हाँ वैसे भी अगर हमारे देश की बात किया जाए तो आईटी में, जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में हम अग्रिम में हैं, कुछ सालों से अग्रिम रहे हैं, यानी अच्छा खासा हमारे यहाँ आईटी सेक्टर है। लेकिन आईटी सेक्टर होने के बावजूद हमारे देश में डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है। तो डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करने के लिए जरूरी है कि हम कुछ एक्टिव कदम उठाएं, लेकिन पहले तो हमें ऑफलाइन कोर्सेज को स्टार्ट करते ही रहना चाहिए। यानी जो क्लासरूम है, क्लासरूम की जगह अभी ऑनलाइन एजुकेशन पूरी तरीके से ना ले, लेकिन इस पे गवर्नमेंट काम कर सकते हैं, दोनों ही की तरह काम कर सकते हैं कि भाई सप्लीमेंट्री के तहत उसका भी काम कर सकते हैं। तो ये जो था हमारे ई लर्निंग के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप डिस्कशन यूट्यूब में देख रहे हैं देन आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं देन लाइक करिए, शेयर करिए एंड देन कमेंट करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।